Hi everyone, let's start with the second chapter that is era of one party dominance. अब इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमने डेमोक्रेसी कैसे अपनी कंट्री में सेटअप करी, कैसे एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही थी और बहुत सारी अलग अलग पार्टी जो उस टाइम पे आई और इलेक्शंस हमने कैसे कंडक्ट करवाए, हमने कैसे डेमोक्रेसी सेटअप करी हमारी कंट्री में, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैलेंज था कि हमें डेमोक्रेसी सेटअप करनी है हमारी कंट्री में। तो डेमोक्रेसी बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें लोगों के पास पावर होती है, वो फोर फ्रंट में रहते हैं। जो एक डेफिनेशन है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, जिसमें लोगों का सबसे ज़्यादा महत्व है, लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, लोगों के इंटरेस्ट में काम होता है और लोगों की सुनी जाती है। हाँ, उनको कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो उनके लिए सारे काम करता है, लेकिन मेनली सारी पावर लोगों के हाथ में होती है। वो लोग वोट करते हैं, अपने मनपसंद लीडर्स को चुनते हैं। दैट इज़ डेमोक्रेसी। तो अब डेमोक्रेसी सेटअप करना कोई आसान बात तो थी नहीं। बहुत सारे चैलेंजेस थे डेमोक्रेसी को सेटअप करने के लिए। अब उस टाइम पे डेमोक्रेसी को सेटअप करने के लिए जो दूसरी कंट्री के लीडर्स थे या जो दूसरी कंट्रीज़ थी, उनका ये व्यू था कि इंडिया तो डेमोक्रेसी अफ़ोर्ड कर ही नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी से और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएँगे और ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाएँगे। तो उनका मानना ये था कि इंडिया को अपने आप को यूनाइटेड रखना है, तो उन्हें डेमोक्रेसी सेटअप नहीं करनी चाहिए अपनी कंट्री में। अब दूसरी कंट्रीज़ का तो ये व्यू था कि हम लोग डेमोक्रेसी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मेन गोल हमारी कंट्री का यूनाइटेड रहना ज़रूरी है। हमें यूनिटी रखनी चाहिए अपनी कंट्री में, क्योंकि डेमोक्रेसी से और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लोगों में डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो ये व्यू था बाहर की कंट्रीज़ का या ऑल ओवर द वर्ल्ड का हमारी कंट्री को लेकर। लेकिन जो कंट्रीज़ उसी टाइम पे जिन्होंने फ्रीडम गेन करी थी ब्रिटिशर से, जो हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे, उस टाइम पे सिर्फ हमें आज़ादी नहीं मिलती, ऑलमोस्ट सबको आज़ादी मिली थी। बहुत सारी कंट्रीज़ थी, चाइना को हमसे थोड़े टाइम पहले मिल गई थी, श्रीलंका को भी मिली थी और पाकिस्तान को हमें, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ उस टाइम पे उन्हें फ्रीडम मिली थी। तो उन लोगों ने भी डेमोक्रेसी को नहीं अपनाया। उन्होंने बोला था कि हाँ, हम पहले डेमोक्रेसी नहीं लेके आएँगे, लेकिन बाद में जब सारी चीज़ें सेटअप हो जाएँगी उसके बाद हम लोग डेमोक्रेसी करेंगे। लेकिन ये सिर्फ़ कहने की बातें होती हैं, ऐसा होता नहीं है। मेनली उन कंट्रीज़ में क्या हुआ, नॉन डेमोक्रेटिक रूल आया और नॉमिनल डेमोक्रेसी, मतलब सिर्फ़ नाम-नाम की डेमोक्रेसी तो उन्होंने दिखा दी, लेकिन रूल सिर्फ़ एक ही लीडर कर रहा है। वन पार्टी रूल लगा दिया या डायरेक्ट आर्मी रूल ही लगा दिया, तो ये सब दूसरी कंट्रीज़ में हो रहा था। लेकिन जो हमारे लीडर्स थे, उनकी इस बात में पूरी क्लैरिटी थी कि हाँ, उन लोगों को डेमोक्रेसी ही सेटअप करनी है इंडिया में। उनको लगता था कि डेमोक्रेसी बेस्ट रहेगी हमारी कंट्री के लिए और डेमोक्रेसी से ना तो कोई डिफरेंसेस आएँगे, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सबसे आगे रहेगा। पब्लिक के हाथ में पावर रहेगी कि वो डिसाइड कर सके क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। तो हमारे लीडर्स का ये कहना था। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि सबको याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चंस में आ सकती हैं एमसीक्यू में कि कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था। दैट वाज़ 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन साइन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में कब आया? दैट इज़ 26 जनवरी 1950। इलेक्शन कमीशन कब सेटअप हुआ? दैट वाज़ जनवरी 1950। ये तो हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें डेमोक्रेसी ही लेके आनी है हमारी कंट्री में। लेकिन उसके लिए पहले हमें फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने थे हमारी कंट्री में, ताकि लोग अपने मनपसंद का लीडर चुन सकें जो उनके लिए ढंग से काम कर सके, पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर सके। लेकिन उसके लिए पहले हमें इंटरिम गवर्नमेंट को हटाना है। इंटरिम गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो टेम्परेरी लाई जाती है और उसके बाद एक फिक्स गवर्नमेंट आती है जो दूसरे इलेक्शंस होने के बाद काम करती है। दैट इज़ इंटरिम गवर्नमेंट। और इसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन सेटअप करा जनवरी 1950 में और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो सुकुमार सेन थे। हमने सोचा था कि हाँ, ये सिर्फ कुछ महीने का ही टास्क है और इलेक्शंस तो इतनी आसानी से हो जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सो लेट्स सी आगे कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई और कैसे हमने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए। अब उस टाइम पे हमारी जो गवर्नमेंट थी वो इंटरिम गवर्नमेंट से रूल हो रही थी, जो कि मैंने अभी लास्ट उसमें बताया है। सो इंटरिम गवर्नमेंट एक टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है जिसको इसलिए सेटअप किया जाता है कि एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए वो रूल करेगी और उसके बाद परमानेंट गवर्नमेंट जब इलेक्ट होकर आएगी फिर वो रूल करेगी। तो उस टाइम में हमारी कंट्री में इंटरिम गवर्नमेंट थी और उस टाइम पे ज़रूरी हो गया था कि अब हम एक परमानेंट गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट लेकर आए हमारी कंट्री में। अब सोच तो लिया था, लेकिन इलेक्शंस कराने इतने आसान थोड़ी ना होते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या थी
अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी कि हमें बाउंड्रीज़ ड्रॉ करनी थी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। दैट इज़ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ ये होता है कि बेसिकली हमने इंडिया को अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करा था कि इतने एरिया से इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होंगी, यहाँ से इतनी सीट्स आएँगी। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स होती हैं, जैसे कि लोकसभा में 543 सीट्स हैं, so दैट इज़ आवर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। बेसिकली इंडिया में स्मूथ इलेक्शंस कराने के लिए हमने उसको ऐसे डिवाइड करा था, इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बनाई थी क्योंकि इंडिया का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है और उसको एक साथ इतने बड़े स्केल पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाना आसान बात नहीं है, तो बाउंड्रीज ड्रॉ करना तो इम्पॉर्टेंट था। सेकंड कि हमें एक लिस्ट बनानी थी कि कौन-कौन वोट कर सकता है, कौन-कौन एलिजिबल है वोट करने के लिए। अब बात ये थी कि हमने इलेक्शंस तो कंडक्ट कराने थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ 15% ही ऐसे लोग थे जो कि पढ़े लिखे थे। तो इलेक्शन कमीशन ने पहले तो 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेन करा और पोलिंग स्टाफ को, ताकि इलेक्शंस हो सकें। तो इतनी दिक्कतें थी कि लोग एजुकेटेड भी नहीं थे, उनको पहले ट्रेन किया गया, उसके बाद इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए। तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का जो एक्सपेरिमेंट था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, वो बोल्ड और रिस्की कैसे साबित हुआ, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, बेसिकली राइट्स दिए जाते हैं सबको इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, क्लास, कास्ट, सबको राइट दिया जाता है कि वो वोट कर सके जो लोग 18 ऑफ एज से अबव है, 18 या 18 की एज से अबव है। तो सबसे बड़ा ये बोल्ड और इसकी कैसे साबित हुआ, जो हमने अपने पहले जनरल इलेक्शंस करवाए। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो साइज़ था हमारी कंट्री का, वो बहुत बड़ा था और वहाँ पे इलेक्शन कराना कोई आसान बात नहीं थी, कोई यूजुअल सी चीज़ नहीं हो रही थी कि हाँ, ये तो हर जगह होता है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो सबसे बड़ी बात थी हमारी कंट्री का साइज़ बहुत बड़ा था। सेकंड कि जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस थे, वो एक पहला टेस्ट भी था हमारा डेमोक्रेसी का कि जो डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में, वो सच में सक्सेसफुल हो भी पाई है या नहीं हो पाई है। अगर इलेक्शंस अच्छे से हो पाते या हुए, तो दैट मीन्स कि हमारी डेमोक्रेसी अच्छे से एस्टैब्लिश हो गई है। लेकिन अगर नहीं हो पाते तो वो हमारा डेमोक्रेसी का फेलियर होता। तो जो पहले जनरल इलेक्शंस थे, वो पहला टेस्ट भी था हमारा डेमोक्रेसी का, वो भी एक ऐसी कंट्री में जो कि गरीब भी है और जहाँ पे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी नहीं है, लिटरेट लोग बहुत कम है हमारी कंट्री में। तो उस टाइम तक जो डेमोक्रेसी थी, वो सिर्फ प्रॉस्परस कंट्रीज़ में ही होती थी, जैसे कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऐसी कंट्रीज़ में ही होती थी। इंडिया जैसी गरीब और जो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ऐसी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी उस टाइम पे एक्सिस्ट नहीं करती थी। इवन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने सारी वुमेन्स को राइट भी नहीं दे रखा था कि वो वोट कर सकें। इतनी प्रॉस्परस कंट्रीज़ होने के बाद भी उन्होंने वुमेन को राइट नहीं दिए थे कि वो वोट कर सकें। लेकिन इंडिया ने अपना जो एक्सपेरिमेंट करा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ के अकॉर्डिंग, उन्होंने हर एक वुमेन को जो एलिजिबल है वोट करने के लिए, उन सबको वोट दिया इक्वल टू मेन की। जो मेन 18 साल या 18 साल से ऊपर हैं, वो लोग वोट करेंगे, ऐसे ही वुमेन भी वोट करेंगे। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया जेंडर के बेसिस पे। सो दिस ऑल दीज़ पॉइंट्स जस्टिफाइज द स्टेटमेंट that the India's experiment with universal adult franchise appeared very bold and risky। बहुत ही रिस्की भी था और एक बोल्ड स्टेप भी लिया था हमने कि हाँ, हमेशा जो डेमोक्रेसी है वो आज तक सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही देखी गई है, लेकिन हमारे से पुअर कंट्री में पहली बार हो रहा था। सो दिस वाज़ अ वेरी बोल्ड एंड रिस्की स्टेप। India's first general election 1952 became the landmark in the history of democracy all over the world। अब इंडिया ने अपने सबसे पहले जनरल इलेक्शंस 1952 में कंडक्ट करवाए थे। 1952 में सबसे पहली बार हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे इंडिया में, फ्री इंडिया में, और ये एक लैंडमार्क बन गया था। मतलब डेमोक्रेसी की कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी कि इतनी बड़ी कंट्री में, इतनी डाइवर्स कंट्री में आज से पहले ऐसे इलेक्शंस हुए हों, तो ऐसा कभी हुआ नहीं था, ये पहली बार हो रहा था। जो इलेक्शंस थे, वो भी कॉम्पिटिटिव थे, मतलब ये नहीं था कि कोई एक ही लीडर है या 2 ही लीडर हैं, ऐसा नहीं था, कॉम्पिटिटिवनेस थी इलेक्शंस में। और जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन था, लोग बढ़-चढ़ कर वोट कर कर आ रहे थे, ऐसा नहीं था कि हाँ, सिर्फ कुछ लोगों ने ही वोट करा, बहुत सारे लोगों ने वोट करा था, सबने बढ़-चढ़ कर वोट करा था। और जो रिजल्ट्स थे वो भी एक बहुत फेयर मैनर में डिक्लेयर किए गए थे, और जो लोग हार गए उन्होंने भी अपनी हार को स्वीकार किया था। ऐसा नहीं था कि उस पे क्लैशेस हो रहे हैं, लड़ना झगड़ा हो रहा है कि नहीं मैं जीता हूँ या तुम जीतो, ऐसा कुछ नहीं था। सबने शांतिपूर्वक सारी चीज़ों को, रिजल्ट्स को माना था। और जो इंडिया का एक्सपेरिमेंट था ये इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का, उसने क्रिटिक्स को
गलत प्रूव कर दिया। जो दूसरी कंट्रीज़ बोल रही थी कि डेमोक्रेसी इंडिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इंडिया अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा डेमोक्रेसी, तो उन सबको इंडिया ने चुप करवा दिया था। सो हर एक सीट पे 4-4 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट करा था। सो ओवरऑल जो इलेक्शन हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस थे वो एक सक्सेसफुल थे। अब हमने मेरिट्स तो पढ़ लिए, अब हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करी थी क्योंकि पहले जनरल इलेक्शंस थे, तो अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब प्रॉब्लम्स देखते हैं क्या-क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस करी इलेक्शंस करवाने में। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि हमें बाउंड्रीज़ ड्रॉ करनी थी, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की अलग-अलग सीट्स डिवाइड करनी थी, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ था हमारी कंट्री का इसलिए। दूसरी चीज़ हमें लिस्ट बनानी थी कौन-कौन लोग एलिजिबल हैं वोट करने के लिए, कौन-कौन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ के अकॉर्डिंगली वोट कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आई कि 40 लाख वुमेन उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उनको ऐसे रिकॉर्ड किया गया था दैट दे आर द वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, ऐसे उनका नाम रजिस्टर किया गया था, जो कि इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया और दोबारा से लिस्ट बनवाई गई थी। उसके बाद कोई आज तक ऐसा कोई इलेक्शन नहीं हुआ था जो इतने बड़े स्केल पे हुआ हो, आज से पहले दुनिया में, तब से पहले। एंड देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स। उस टाइम पे 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे इंडिया में, जिन्हें वोट जो लोग वोट कर सकते थे। उन्होंने 3200 दैट इज़ 3200 एमएलएज़, एमएलए होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको एक्सेप्ट करना था, जिसमें से सिर्फ 15% लोग ही लिटरेट थे, जो कि पढ़े लिखे थे, जो ये पॉइंट्स हमने पहले भी डिस्कस करे हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को उन लोगों को ट्रेन करना पड़ा, बहुत सारे लोगों को, 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए। और सिर्फ यही प्रॉब्लम्स नहीं थी, हमारे ऊपर एक प्रेशर भी था कि हाँ, हमारे डेमोक्रेसी का टेस्ट भी है ये इलेक्शंस। दूसरी चीज़ कि ये हमारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ का भी टेस्ट था कि हमने वुमेन, मेन किसी में भी डिफरेंशिएट नहीं करा, किसी भी बेसिस पे, ना रिलीजन, कास्ट, जेंडर, किसी भी बेसिस पे कोई डिफरेंशिएट नहीं करा, हर किसी को वोट करने का राइट ग्रांट करा, उसका भी टेस्ट था। और उसके बाद हमारे जो वोटिंग के मेथड्स थे वो भी टाइम टू टाइम चेंज हुए। सबसे पहले तो सारी जितनी भी पार्टीज़ थी उनका अलग-अलग एक बॉक्स रख देते थे कि जिसको जिसमें वोट करना है, जिसको वोट करना है उसमें जाके अपना एक वोट डाल दो। उसके बाद वो चेंज हुआ कि एक ही बॉक्स होगा, सबको सिर्फ सिंबल्स प्रोवाइड करा दिए जाएँगे। तुम्हें किसी भी एक सिंबल के ऊपर अपना स्टैम्प लगाकर कि हाँ, मैं इस पार्टी के सिंबल को वोट कर रहा हूँ, और उस बॉक्स में सिंपली डाल देना, ताकि किसी को भी ये पता ना चल सके कि हाँ, इस पार्टी को वोट दिया गया है। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड जो हमारा अभी करंटली भी चल रहा है दैट इज़ ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक मशीन सेटअप कर दी गई है जिसके ऊपर सिर्फ हम लोग प्रेस करते हैं जो भी सिंबल है जिस भी पार्टी का जिसको हम वोट करना चाहते हैं, और वो हमारा वोट कलेक्ट हो जाता है। अब दिक्कत क्या थी, जब स्टार्टिंग में हमने ऐसे बैलेट बॉक्सेस रखे तो लोग क्या करते थे कि ज़बरदस्ती लाठी चार्ज कर देते थे लोगों पे कि नहीं तुम हमारी पार्टी को वोट करो, या रास्ता रोक देते थे कि तुमने अगर किसी और पार्टी को वोट करा तो हम तुम्हें मार देंगे, या तुम किसी और को वोट नहीं दे सकते, क्योंकि उस टाइम पे प्राइवेसी नहीं थी वोटर्स के पास। लोगों को साफ दिख जाता था कि वो कौन से बॉक्स में अपना वोट डाल रहे हैं, या कौन से सिंबल को उन्होंने मार्क करा है। तो ये सारी चीज़ें विजिबल थी, जो कि अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उनको नहीं पता चलता, उनको नहीं दिखता कि किसने किसको वोट करा है। तो उस टाइम पे ये थोड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती लोग कर देते थे। पॉलिटिक्स वैसे भी ख़राब चीज़ तो है ही, ये तो सभी जानते हैं कि हाँ, उसमें बहुत सारी गलत काम भी होते हैं। तो कुछ ये डीमेरिट्स भी थे, लेकिन उसको टाइम टू के साथ-साथ हमने इम्प्रूव करा इन चीज़ों को, और अब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे जो वोट्स हैं वो आराम से सिक्योर होता है विथ फुल प्राइवेसी।